नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, पिछले कई सत्रों से हम बात कर रहे हैं गद्य के उद्भव और विकास और गद्य की अलग अलग विधाओं पर। गद्य की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधा है निबंध, और इससे पहले के सत्रों में हम उपन्यास पर, कहानी पर, नाटक पर अलग अलग सत्रों में बात कर चुके हैं। तो दोस्तों, निबंध के विषय में, जो कि गद्य की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधा है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि जिस तरह से उपन्यास और कहानी के विषय वस्तु में, उसके मूल कथ्य में समय के साथ साथ परिवर्तन आया, उसी तरह से निबंध के स्वरूप और उसके मूल कथ्य में भी परिवर्तन आया। यानी जैसे निबंध और उपन्यास पहले मनोरंजन के उद्देश्य से या उपदेशों के उद्देश्य से लिखे गए, फिर तिलस्मी और अय्यारी, उनका उद्देश्य भी मनोरंजन ही था। उसके बाद प्रेमचंद युग में आकर एक निश्चित स्वरूप नाटक, कहानी और उपन्यासों का हुआ, और उसके बाद जब प्रेमचंदोत्तर युग आता है तो कहानियां अलग अलग आंदोलनों के माध्यम से अलग अलग रूपों में जनजीवन के और अधिक निकट आई, और न केवल बाहरी परिवेश में व्याप्त जनजीवन की बोधक बनी, अभिव्यंजक बनी, बल्कि मनुष्य की मनोवृत्तियों की भी बोधक बनी। यानी मनोविश्लेषणात्मक स्तर पर भी कहानियों ने अपनी, उपन्यासों ने अपनी पकड़ बनाई। तो उसी तरह से निबंध के विकास की प्रक्रिया भी रही। भारतेंदु युग में जो हास्य व्यंग्य परक, मनोरंजन प्रधान निबंध लिखे गए, द्विवेदी युग में अनुदित निबंधों की परंपरा बहुत प्रबल रही। हालांकि कुछ एक उपदेशात्मक और अलग अलग विभिन्न विषयों पर भी निबंध लिखे गए, लेकिन उतनी विचारों की गंभीरता जो शुक्ल युग में आकर के आई निबंध लेखन में, उतनी हमें भारतेंदु और द्विवेदी युग में नहीं मिलती। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। तो जैसे प्रेमचंद युग में कहानी और उपन्यास ने अपना निश्चित स्वरूप धारण किया, जनजीवन के निकट आई, उसी तरह से शुक्ल जी के युग में आकर, यानी शुक्ल युग में आकर निबंध ने अपना निश्चित स्वरूप धारण किया, और मनोविकार संबंधी निबंध भी इस समय लिखे जाने लगे। विचारों की गंभीरता इस युग में आई। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसे निबंध के, कहानी और उपन्यास के उद्भव और विकास के प्रमुखतः 4 चरण हैं, उसी तरह से निबंध के विकास के भी 4 ही चरण हम मानेंगे। लेकिन केंद्र में यहां प्रेमचंद नहीं है जो कहानी और उपन्यास में है, यहां पर हैं शुक्ल जी। तो आपको ध्यान रखना है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। और शुक्लोत्तर युग वो पड़ाव है निबंध के विकास का जबकि ललित निबंधों के विकास की प्रक्रिया शुरू होती है, जो कि एक महत्वपूर्ण स्वरूप है हिंदी निबंध के विकास का। तो आपको यह ध्यान में रखना है। तो चलिए इसी विषय वस्तु पर आधारित प्रश्नों पर बात करते हैं और उसके जरिए निबंध के स्वरूप को, उसके विकास के प्रमुख पड़ावों को समझने की कोशिश करते हैं। आज के सत्र का सबसे पहला प्रश्न, निबंध के विषय में असंगत कथन छांटिए। क्योंकि दोस्तों, हम जब किसी भी विधा को पढ़ते हैं तो उसके स्वरूप को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। उसी को ध्यान में रख करके ये प्रश्न बनाया गया है। तो पहला विकल्प है, निबंध शब्द का अर्थ है किसी भी विषय पर विचारों को सूत्रबद्ध करना। दूसरा है, हिंदी निबंध के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र माने गए हैं। तीसरा है, निबंध के विकास को विद्वानों ने प्रमुखतः 4 कालों में विभक्त किया है। और चौथा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रमुखतः व्यंग्यात्मक निबंध लिखे। तो दोस्तों, पहला जो विकल्प है, निबंध शब्द का अर्थ है किसी भी विषय पर विचारों को सूत्रबद्ध करना, इसको आपको ध्यान में रखना है। निबंध शब्द कैसे बना है? नी प्लस बंध धातु और घाय प्रत्यय, घाय में से अशेष रहता है, ये संस्कृत का प्रत्यय है। तो यानी निश्चित पूर्वक, निश्चय पूर्वक, निश्चित स्वरूप को मैं ढालकर, अपने विचारों को पूरी तरह से बांधकर, एक सूत्र में पिरोकर उन्हें अभिव्यक्त करना ही निबंध है। तो यानी ये बात बिल्कुल सही है। हिंदी निबंध के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र माने गए हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि भारतेंदु युग से ही निबंधों के लेखन की प्रक्रिया शुरू होती है। भले ही निबंध का स्वरूप निर्धारित शुक्ल युग में जाकर होता हो, लेकिन जनक कौन माने गए हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये कथन भी बिल्कुल सही है। हिंदी के निबंध के विकास को विद्वानों ने प्रमुखतः 4 भागों में बांटा है। इसकी चर्चा तो मैंने सत्र के शुरू में ही कर दी। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, ये 4 प्रमुख युग हैं जो
हिंदी निबंध के विकास को रेखांकित करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। ये जो कथन है ये असंगत कथन है दोस्तों, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रमुखतः व्यंग्यात्मक निबंध नहीं लिखे बल्कि मनोविकार संबंधी निबंध लिखे। हालांकि उन्होंने अनेक प्रकार के निबंध लिखे, लेकिन उनकी विशेष पहचान उनके मनोविकार संबंधी निबंधों के रूप में हमारे सामने आती है, जिनमें है श्रद्धा और भक्ति, उनका बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है, हम सभी उसको पढ़ते हैं। करुणा है, क्रोध है, ये सारे जो मनोविकार, उत्साह है, ये सारे मनोविकार संबंधी निबंध है, जिनकी वजह से शुक्ल जी एक विशिष्ट निबंध लेखक के रूप में हमारे सामने आते हैं। यद्यपि उन्होंने समीक्षात्मक और काव्य शास्त्रीय निबंधों की भी रचना की है, तो यह बात भी हमें ध्यान में रखनी है। तो यह कथन असंगत है। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी, यानी आंसर होगा डी। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतेंदु युग के निबंधों की विशेषता नहीं है? पाश्चात्य निबंध लेखन का प्रभाव, हास्य व्यंग्यात्मक एवं मनोरंजन प्रधान निबंध लेखन, सी गंभीर विचारों की अभिव्यक्ति, डी भाषागत परिष्कार का अभाव। तो दोस्तों देखिए, शुरुआत जब निबंध लेखन की हुई तो पश्चिम के अनुकरण पर ही निबंध लिखे गए, तो पाश्चात्य निबंध लेखन का प्रभाव बिल्कुल सही है भारतेंदु युग की विशेषता। द्विवेदी युग में इसी बात को ध्यान में रख करके कि पश्चिमी निबंधों का आदर्श अगर हिंदी निबंधकारों के समक्ष रहेगा तो वे संभवतः अधिक अच्छे निबंध लिख पाएंगे, अच्छे सुगठित निबंध लिख पाएंगे। ऐसा सोचकर ही महावीर प्रसाद द्विवेदी ने द्विवेदी युग में पश्चिमी अंग्रेजी के बहुत सारे निबंधों के अनुवाद किए, और उनके प्रिय निबंधकार थे बेकन। बेकन रचनावली नाम से उन्होंने बेकन के सारे निबंधों के अनुवाद हिंदी में प्रस्तुत किए, ताकि हिंदी के निबंधकार उनसे प्रेरणा ले सके। तो पाश्चात्य निबंध लेखन का प्रभाव भारतेंदु युग की एक प्रमुख विशेषता है। इस समय हास्य व्यंग्यात्मक और मनोरंजन प्रधान निबंध लिखे गए, ये बात भी बिल्कुल सही है। गंभीर विचारों की अभिव्यक्ति इस समय के निबंधों में हुई, ये बात गलत है, क्योंकि विचारों की गंभीरता शुक्ल युग में आती है, आकर पहुंचती है, जबकि शुक्ल जी बहुत सारे अच्छे समीक्षात्मक और गहन विचारों से युक्त निबंध लिखते हैं। लेकिन उससे पहले द्विवेदी युग में क्योंकि निबंध बहुत कम, मौलिक निबंध बहुत कम लिखे गए, अनुदित निबंधों की प्रधानता रही, इसलिए वहां गंभीर विचारों की अभिव्यक्ति का लगभग अभाव है। जो चरमोत्कर्ष, जो उत्कर्ष हमें वैचारिकता के क्षेत्र में शुक्ल युग के निबंधों में दिखाई देता है, वो भारतेंदु युग और द्विवेदी युग में नहीं देता। तो यह असंगत कथन है। भाषागत परिष्कार का अभाव है, क्योंकि भाषा का परिष्कार द्विवेदी युग में आकर के होता है, यह बात हम सभी जानते हैं। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यही भारतेंदु युग के निबंधों की विशेषता नहीं है। बाकी तीनों निबंध की विशेषताएं हैं भारतेंदु युग के। तो आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, द्विवेदी युग के निबंधों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? वैयक्तिक अनुभूतियों की प्रधानता, अनुदित निबंध लेखन, भाषागत परिष्कार एवं परिमार्जन की अभिव्यक्ति, या व्यंग्यात्मक निबंध लेखन। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। वैयक्तिक अनुभूतियों की प्रधानता इस युग में निबंध लेखन में नहीं रही, अनुदित निबंध लेखन की प्रधानता रही। सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई विशेषता है द्विवेदी युग के निबंधों की, तो वो है अनुदित निबंध लेखन। भाषागत परिष्कार और परिमार्जन की अभिव्यक्ति हुई, क्योंकि सरस्वती पत्रिका के माध्यम से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो एक उल्लेखनीय काम किया, वो था हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित कर उसके स्वरूप को व्याकरण सम्मत बनाना। तो ये कथन बिल्कुल सही है, और व्यंग्याहास्य व्यंग्यात्मक निबंध भी इस युग में थोड़े बहुत लिखे गए, लेकिन ये इस तरह के निबंध बिल्कुल भी नहीं लिखे गए। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो आंसर हुआ हमारा ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी शुक्ल युग के निबंधों की विशेषता नहीं है? ए भावात्मक, विचारात्मक एवं मनोवेगों पर आधारित निबंध लेखन, बी अद्भुत शब्द चयन, वाक्य गठन एवं व्यंजनात्मकता, सी अनुदित निबंध लेखन, डी पर्यवेक्षण, विश्लेषण एवं निष्कर्ष की अद्भुत श्रृंखला की अभिव्यक्ति। तो दोस्तों शुक्ल जी के निबंध जो है, शुक्ल जी का काल जो है, शुक्ल जी का जो युग है, वो निबंध लेखन की दृष्टि से उत्कर्ष का काल है, निबंधों के उत्कर्ष का काल है। इस बात को हमें बिल्कुल भूलना नहीं है। तो इसलिए उत्कर्ष का काल है, इसलिए यहां पर हल्के फुल्के निबंध नहीं लिखे गए, यहां पर भावात्मक निबंध लिखे गए, जिनमें जो हल्के भावात्मक नहीं थे बल्कि भावों की जहां गहराई थी,
विचारात्मक निबंध लिखे गए, यानी विचारात्मकता भी गहन थी, और गंभीर मनोवेगों पर आधारित निबंध लिखे गए, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके। क्योंकि शुक्ल जी की निबंधकार के रूप में एक विशिष्ट पहचान क्यों बनी? क्योंकि उन्होंने मनोवेगों पर आधारित निबंध, इतने अद्भुत निबंध लिखे जो पूरे के पूरे मनोवेग को हमारे सामने स्पष्ट करके रख देते हैं। तो यह कथन बिल्कुल सही है। अद्भुत शब्द चयन, वाक्य गठन एवं व्यंजनात्मकता, क्योंकि शुक्ल जी से पहले द्विवेदी जी भाषा के परिष्कार पर काम कर चुके थे, भाषा को व्याकरण सम्मत बना चुके थे। तो जाहिर सी बात है कि उसका अगला चरण किस रूप में सामने आता? जब भाषा ने निश्चित रूप ग्रहण कर लिया तो अनुभूति प्रवणता निश्चित रूप से उसका अगला कदम होगी। यानी जब निश्चित शब्द है, निश्चित शब्द संयोजन है, वाक्य गठन है हमारे पास, तो हम उसके माध्यम से अपनी गंभीर से गंभीर, गहरी से गहरी अनुभूतियों को अभिव्यक्त कर पाते हैं। यही कारण है कि शुक्ल जी के निबंधों में यह विशेषता भी हमको मिलती है। शब्दों का संयोजन बहुत है, अधिक विशिष्ट है, वाक्यों की संरचना अद्भुत है, और व्यंजनात्मकता यानी अनुभूति की गहन अभिव्यक्ति यहां पर मिलती है। अनुदित निबंध लेखन, ये शुक्ल जी के युग की निबंधों की विशेषता नहीं है, क्योंकि अनुदित निबंध लेखन किस युग की विशेषता है? द्विवेदी युग की। वहां पर पश्चिमी यानी अंग्रेजी के निबंधों के बहुत सारे अनुवाद प्रस्तुत किए गए, ताकि हिंदी के निबंधकार उनसे प्रेरणा लेकर श्रेष्ठ उत्कृष्ट कोटि के निबंध लिख सकें। तो यह शुक्ल जी के युग की विशेषता नहीं है। पर्यवेक्षण, विश्लेषण एवं निष्कर्ष की अद्भुत श्रृंखला की अभिव्यक्ति, यह शुक्ल जी के निबंधों की विशेषता है। अब इस विशेषता को हम थोड़ा समझेंगे। पर्यवेक्षण का मतलब क्या है? अपने चारों तरफ बहुत बारीकी से देखना। जब शुक्ल जी दोस्तों मनोवेगों पर आधारित निबंध लिखते हैं, जब वो क्रोध का विश्लेषण करते हैं, इसका मतलब है कि उन्होंने क्रोध मनोविकार को अपने चारों तरफ के परिवेश में बहुत बारीकी से देखा है, और वो बारीकी से देखने की जो दृष्टि है वो है पर्यवेक्षण। परि प्लस वीक्षण, यानी परि मतलब चारों ओर, वीक्षण यानी विशिष्ट दृष्टि से देखना, बारीकी से देखना। फिर उस बारीकी से देखे हुए पर का विश्लेषण करना, उस पर चिंतन करना, उसकी हर बारीकी को अलग अलग करके देखना, और उसके बाद पहले हमने देखा बारीकी से, फिर हमने उसका विश्लेषण किया, और उसके बाद जो निष्कर्ष सामने आया उसको प्रस्तुत किया। ये शुक्ल जी के निबंधों में खास तौर पर हमें दिखाई देता है। उससे सिद्ध होता है कि उनके निबंधों में विचारों की तारतम्यता है, यानी विचारों का एक क्रमिक प्रवाह है, जो न केवल शुक्ल जी बल्कि उनके युग के, उनके समकालीन लगभग सभी निबंधकारों में यह विशेषता देखने को मिलती है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। आंसर क्या हुआ? सी। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यह है सूची 1 जिसमें निबंधों के नाम है, यह है सूची 2 जिसमें क्या है? निबंधकारों के नाम है। इन निबंधों को हमें इनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। तो होली है जो निबंध है दोस्तों, वो है प्रताप नारायण मिश्र का, यानी सबसे पहले उत्तर में आएगा 3। पीछे मत फेंकिए निबंध है बालकृष्ण भट्ट का, फिर आएगा 4। मेरी जन्मभूमि निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, फिर आएगा 1। और परंपरा बंधन नहीं निबंध है विद्यानिवास मिश्र का, फिर आएगा 2। यानी सही कूट होना चाहिए 3, 4, 1 और 2। आइए कूट देखते हैं। 3, 4, 1, 2, यानी सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। 3, 4, 1 और 2, आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली, यह कथन किसका है? यहां पर यह नहीं आएगा दोस्तों, ये गलत आ गया है। यहां पूर्ण विराम लग के और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है निबंध के विषय में। यानी इसमें कहा गया है कि भारतेंदु युग के लेखकों को जितनी सफलता कविता और नाटक लिखने में, यानी भारतेंदु युग में जितनी उच्च कोटि की कविता और उच्च कोटि के नाटक लिखे गए, उतने उच्च कोटि के निबंध नहीं लिखे गए। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा या नंद दुलारे वाजपेयी। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने यह टिप्पणी की है भारतेंदु युग के निबंधों पर। तो आंसर हुआ हमारा सी। अगला प्रश्न, कस्तूरी मृग
शिखरों का सेतु तथा चतुर्दिक नामक ललित निबंधों के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह, भगवत शरण उपाध्याय, विवेकी राय और कुबेरनाथ राय। तो दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि कुबेरनाथ राय, विवेकी राय और शिव प्रसाद सिंह, इन्होंने बहुत ही श्रेष्ठ ललित निबंधों की रचना की है और भगवत शरण उपाध्याय ने अनेक तरह के निबंध लिखे हैं। ये इन्होंने केवल ललित निबंध ही प्रधानतः लिखे हैं और ये जो 3 निबंध हैं ये ललित निबंध है, जैसा कि प्रश्न में ही बता दिया गया है, और इन निबंधों के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अब इस प्रश्न में खास बात क्या है, आपको यह ध्यान रखना है कि शिव प्रसाद सिंह, विवेकी राय और कुबेरनाथ राय तीनों ने ललित निबंध लिखे हैं। इस बात को आपको भूलना नहीं है। कई बार प्रश्न इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ललित निबंधकार नहीं है, तो आपको ये नाम कंठस्थ होने चाहिए। आगे चलें। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं पद्म सिंह शर्मा, काशीनाथ खत्री, श्याम बिहारी मिश्र या राधाचरण गोस्वामी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है 1 और 4, बी है 2 और 3, सी है 2 और 4 और डी है 1 और 2। तो दोस्तों देखिए, भारतेंदु युग के प्रमुख जो निबंधकार हैं वो हैं काशीनाथ खत्री और राधाचरण गोस्वामी, यानी दूसरा और चौथा, यानी सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब देखिए ये श्याम बिहारी मिश्र कौन है। श्याम बिहारी मिश्र वही है जो मिश्र बंधु, यानी बहुत पहले मिश्र बंधुओं ने जिन्होंने इतिहास लिखा उनमें से एक का नाम था श्याम बिहारी मिश्र। और पद्म सिंह शर्मा, कमलेश, ये भी निबंधकार हैं, लेकिन ये भारतेंदु युग के निबंधकार नहीं है। तो हमारा उत्तर होगा दूसरा और चौथा, यानी सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहां निबंध संग्रह दिए गए हैं, यहां लेखकों के नाम हैं और ये सभी निबंध संग्रह, ये चारों के चारों बहुत ही प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। दोस्तों इनके लेखकों के नाम आपको कंठस्थ होने चाहिए, उंगलियों पर होने चाहिए। पहला निबंध है, निबंध संग्रह है मैंने सिल पहुंचाई, दूसरा है सुनो भई साधो, तीसरा है शिखरों के सेतु और चौथा है रस आखेटक। तो दोस्तों मैंने सिल पहुंचाई निबंध है विद्यानिवास मिश्र का। विद्यानिवास मिश्र ललित निबंधकार हैं। ये तीनों निबंधकार ललित निबंधकार हैं, आपको भूलना नहीं है, लेकिन ये हास्य व्यंग्यकार हैं, व्यंग्य लेख इन्होंने अधिक लिखे हैं। सुनो भाई साधो हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है, शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह का है और रस आखेटक निबंध संग्रह है कुबेरनाथ राय का। यानी हमारा क्रम क्या होना चाहिए, पहले आना चाहिए 4, फिर आना चाहिए 1, फिर आना चाहिए 2 और फिर आना चाहिए 3, यानी 4 1 2 3 कूट में हमारा सही क्रम होना चाहिए। आगे चलें। 4 1 2 3 बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, 4 1 2 और 3। तो आंसर हमारा हुआ इस प्रश्न का बी। अगला प्रश्न, भारतेंदु युग में निम्नलिखित में से किस प्रकार के निबंध नहीं लिखे गए? ललित निबंध, राजनीतिक निबंध, सामाजिक जागृति विषयक निबंध, हास्य व्यंग्यात्मक निबंध। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि सत्र की शुरुआत में ही मैंने दोस्तों आपसे चर्चा की कि शुक्लोत्तर युग की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि वहां निबंध ने अपना स्वरूप बहुत व्यापक कर लिया और विशेष तौर पर बहुत ही सुंदर, बहुत ही उच्च कोटि के ललित निबंध इस युग में लिखे गए। तो ललित निबंधों का जन्म शुक्लोत्तर युग में जाकर के होता है, तो यह बात हमें ध्यान में रखनी है। लेकिन भारतेंदु युग में राजनीतिक निबंध लिखे गए, राजनीतिक निबंध जिनमें, क्योंकि भारतेंदु युग की विशेषता एक रही कि गंभीर चिंतन का यहां पर अभाव है, इसे हमको भूलना नहीं है। भारतेंदु युग का हम एक निबंध पढ़ चुके हैं दोस्तों, दिल्ली दरबार दर्पण, तो जो इसमें राजनीतिक स्थितियों का उस समय के पूरे दिल्ली दरबार का वर्णन है, लेकिन उतनी विचारों की गहनता नहीं है जो हमें शुक्ल युग से निबंधों में दिखाई देती है। यानी राजनीतिक निबंध लिखे गए, सामाजिक जागृति विषयक निबंध भी लिखे गए और हास्य व्यंग्यात्मक हल्के फुल्के निबंध, हरिशंकर परसाई जैसे चुटीले व्यंग वाले निबंध नहीं लिखे गए, लेकिन हल्के फुल्के हास्य व्यंग्यात्मक निबंध भी यहां लिखे गए। यानी ये तीनों प्रकार के निबंध लिखे गए। केवल कौन से निबंध नहीं लिखे गए? ललित निबंध नहीं लिखे गए। तो आंसर है इसका ए। अगला प्रश्न,
इनमें से मनोविकार संबंधी निबंधों के प्रमुख लेखक हैं। अब इस प्रश्न का उत्तर तो शायद मुझे बताने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि इतनी बार दोहराया जा चुका है इस सत्र में इस बात को कि आप संभवतः स्वयं ही पहचान लेंगे। तो विकल्प हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी और डी है गुलाब राय। तो दोस्तों जाहिर सी बात है ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। शुक्ल जी वो निबंधकार हैं जिन्होंने मनोविकार संबंधी निबंध, काव्य शास्त्रीय निबंध और समीक्षात्मक निबंध लिखे। महावीर प्रसाद द्विवेदी वो निबंधकार हैं जिन्होंने विविध विषयों पर निबंध लिखे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि उनकी है कि उन्होंने अंग्रेजी के निबंधों के, बेकन के अंग्रेजी के निबंधों के अनुवाद प्रस्तुत किए। ये जो महत्वपूर्ण बातें मैं बार बार आपके सामने दोहरा रही हूं, इन्हें भूलना नहीं है। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ऐसे हैं जिन्होंने समीक्षात्मक निबंध लिखे, कुछ कथा सूत्रों पर आधारित निबंध भी लिखे। गुलाब राय ने भी समीक्षात्मक निबंध लिखे और कहीं कहीं व्यंग्यात्मक निबंध भी लिखे। लेकिन मनोविकार संबंधी निबंध लिखने वाले प्रमुख लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आंसर होगा हमारा ए। अगला प्रश्न, पंडित प्रताप नारायण मिश्र और पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया। यह कथन किसका है? शुक्ल जी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी या राम कुमार वर्मा। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन प्रस्तुत किया है। और आपको ध्यान में रखना है, यह प्रश्न दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है। यह प्रश्न इस तरह से भी पूछा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल ने किसकी तुलना, किन निबंधकारों की तुलना अंग्रेजी के एडिसन और स्टील से की है। तो आपको ध्यान रखना है, प्रताप नारायण मिश्र को इन्होंने एडिसन से तुलना की है और बालकृष्ण भट्ट को हिंदी में स्टील के समान बताया है। इस बात को आपको भूलना नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी रचना के लेखक का नाम सही नहीं है? यानी ये 4 विकल्प है जिसमें निबंध संग्रह और निबंधकार का नाम है, लेकिन एक इसमें सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है उसी को हमें पहचानना है। जुलूस रुका है विवेकी राय, शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह, तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र, सदाचार का तावीज श्रीलाल शुक्ल। तो दोस्तों जुलूस रुका है ये विवेकी राय का निबंध संग्रह है। और विवेकी राय कैसे निबंधकार हैं? ललित निबंधकार हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। शिखरों के सेतु इस कृति का नाम पहले भी एक प्रश्न में आ चुका है। इसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह और शिव प्रसाद सिंह ने भी ललित निबंध लिखे, ये भी सुमेलित है। तुम चंदन हम पानी ये भी ललित निबंध संग्रह है और विद्यानिवास मिश्र का है, यानी विद्यानिवास मिश्र भी एक ललित निबंधकार हैं, ये भी बिल्कुल सुमेलित है। लेकिन दोस्तों सदाचार का तावीज जो कृति है वो श्रीलाल शुक्ल की नहीं है। ये कृति, ये निबंध संग्रह है हरिशंकर परसाई का। यानी डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह हैं। ये जो 4 निबंध संग्रह दिए गए हैं दोस्तों, उनमें से हमें कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रहों को पहचानना है। बेहया का जंगल, कामधेनु, आगम की नाव और दूसरी सतह। तो दोस्तों इसमें से बी कामधेनु कुबेरनाथ राय का निबंध संग्रह है और सी आगम की नाव कुबेरनाथ राय का निबंध संग्रह है। यानी बी और सी कूट में सही होना चाहिए, यानी बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो आंसर हुआ बी। अब प्रश्न ये उठता है कि बेहया का जंगल किसका निबंध संग्रह है और दूसरी सतह किसका निबंध संग्रह है। तो बेहया का जंगल निबंध संग्रह है कृष्ण बिहारी मिश्र का। और जो दूसरी सतह निबंध संग्रह है दोस्तों वो है शरद जोशी का। यह भी आपको ध्यान में रखना है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा निबंध गुलेरी जी का नहीं है? गुलेरी जी यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ए है पुरानी हिंदी, बी है अनुप्रास का अन्वेषण, सी है मारे सी मोही कुठाऊं और डी है कछुआ धर्म। तो दोस्तों पुरानी हिंदी, मारे सी मोही कुठाऊं और कछुआ धर्म,
ये तीनों निबंध गुलेरी जी के हैं। इस निबंध को आपको बिल्कुल, इन तीनों निबंधों को भूलना नहीं है। पुरानी हिंदी निबंध को इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि पुरानी हिंदी निबंध में गुलेरी जी ने सबसे पहले अपभ्रंश के लिए, अवहट्ट के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया। इस बात को आप भूलेंगे नहीं। यानी ये तीनों निबंध किसके हैं? गुलेरी जी के हैं। लेकिन अनुप्रास का अन्वेषण निबंध गुलेरी जी का नहीं है, यह निबंध है जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी का। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? ए सियाराम शरण गुप्त, बी रामविलास शर्मा, सी रामदरस मिश्र और डी जगदीश चतुर्वेदी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, क्योंकि यह निबंध संग्रह प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं डॉक्टर रामविलास शर्मा का है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1954। इस वर्ष में यह प्रकाशित हुआ। सियाराम शरण गुप्त मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे और उन्होंने काव्य संग्रह लिखे, द्विवेदी युग से उनका संबंध है। रामदरस मिश्र उपन्यासकार भी हैं, कथाकार भी हैं और निबंधकार भी हैं। और जगदीश चतुर्वेदी के नाम से एक कवि भी मिलते हैं और जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी के नाम से एक निबंधकार भी मिलते हैं। तो आपको ये तथ्य बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा है? कुटज, अशोक के फूल, गतिशील चिंतन और आलोक पर्व। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है अशोक के फूल। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का सबसे पहले प्रकाशित हुआ निबंध संग्रह है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1948। कुटज उनका दूसरा महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है जिसका प्रकाशन वर्ष है 1964 और आलोक पर्व 1972 में प्रकाशित हुआ। यानी सबसे पहला निबंध संग्रह है अशोक के फूल। अब गतिशील चिंतन की बात आती है। गतिशील चिंतन उनका सिर्फ एक निबंध है, एक निबंध का नाम है गतिशील चिंतन, ये निबंध संग्रह नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हुआ? बी अशोक के फूल, क्योंकि यही उनका सबसे पहला निबंध संग्रह है जो 1948 में प्रकाशित हुआ। तो आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक निबंध बाबू गुलाब राय का नहीं है? ए चाबुक, बी जीवन पशु, सी मेरे मानसिक उपादान और डी प्रकार प्रभाकर। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। यह निबंध संग्रह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। शेष तीनों निबंध जो हैं वो बाबू गुलाब राय के हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित निबंध संग्रहों में से कौन सा संग्रह धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया नहीं है? ए खरगोश के सींग, बी कहनी अनकहनी, सी पश्यंती और डी ठेले पर हिमालय। तो दोस्तों कहनी अनकहनी, पश्यंती और ठेले पर हिमालय ये तीनों धर्मवीर भारती के हैं और आपको इन दोनों रचनाओं जो उनकी बहुत प्रसिद्ध निबंध कृतियां हैं इनको किसी भी कीमत पर भूलना नहीं है। पश्यंती और ठेले पर हिमालय, कहनी अनकहनी भी उन्हीं का निबंध संग्रह है, लेकिन खरगोश के सींग डॉक्टर धर्मवीर भारती का निबंध संग्रह नहीं है, यह है प्रभाकर माचवे का निबंध संग्रह। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी 4 विकल्प हैं, रचना का नाम और रचनाकार का नाम दिया गया है। हमें इनमें से जो सुमेलित नहीं है उसे पहचानना है। परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा, श्रृंखला की कड़ियां अज्ञेय, नया साहित्य नए प्रश्न नंदुलारे वाजपेयी, मिट्टी की ओर रामधारी सिंह दिनकर। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि श्रृंखला की कड़ियां महादेवी वर्मा के लेखों का संग्रह है और इसे स्त्री विमर्श से संबंधित
कृति माना जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। बाकी शेष तीनों विकल्प बिल्कुल सही है। परंपरा का मूल्यांकन जो कृति है वो रामविलास शर्मा की है। नया साहित्य नए प्रश्न नंदुलारे वाजपेयी की है। और मिट्टी की ओर रामधारी सिंह दिनकर की है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए बकलम खुद निर्मल वर्मा, बी मेरे राम का मुकुट भीग रहा है कुबेरनाथ राय, सी आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र, और डी विकलांग श्रद्धा का दौर नागार्जुन। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। विकलांग श्रद्धा का दौर जो है वो नागार्जुन की नहीं बल्कि हरिशंकर परसाई की कृति है। यानी कौन सा सुमेलित नहीं है? डी विकल्प सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है। ए तमाल के झरोखे से, शैफाली झर रही है, शिरीष की याद आई और रथ यात्रा। दूसरा है तमाल के झरोखे से, शिरीष की याद आई, रथ यात्रा और शैफाली झर रही है। उसके बाद है तीसरा विकल्प, शैफाली झर रही है, रथ यात्रा, तमाल के झरोखे से और शिरीष की याद आई। फिर डी विकल्प है, शिरीष की याद आई, तमाल के झरोखे से, शैफाली झर रही है और रथ यात्रा। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। तमाल के झरोखे विद्यानिवास, ये सारे, पहली बात तो ये कि हम पढ़ चुके हैं कि विद्यानिवास मिश्र एक प्रसिद्ध ललित निबंधकार हैं। दूसरी बात ये कि ये सारे निबंध संग्रह जो हैं उनका सही क्रम ए विकल्प में दिया हुआ है प्रकाशन वर्ष के अनुसार। तमाल के झरोखे का प्रकाशन वर्ष है 1981, शैफाली झर रही है 1989, शिरीष की याद आई 1995 और रथ यात्रा 2002। तो ये विकल्प बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र जिसमें हमने निबंध पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात की। और जैसा कि मैं हर बार कहा करती हूं, आप सोचते होंगे कि मैम तो एक ही एक बात कहा करती हैं, लेकिन दोस्तों ये हकीकत है कि ये जितने भी प्रश्न मैं बनाया करती हूं वो इस बात को ध्यान में रखकर बनाती हूं कि क्या बिंदु महत्वपूर्ण है और कैसे इन प्रश्नों के जरिए आपकी विषय पर पकड़ मजबूत हो सकती है। तो वही इस सत्र में भी किया गया है। उम्मीद करती हूं कि ये सत्र भी हर सत्र की तरह आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी होगा। तो अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।